हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का अंतिम भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। अमन ने गुस्से से उसे देखा और कहा, मेरा दिमाग भी तुम्हारी हरकतों ने ही खराब किया है रावी। फिर अमन ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। कुछ देर बाद रावी अमन के घर में हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वहीं उसके सामने ही अमन दूसरे सोफे पर बैठा हुआ था। रावी ने अब चिढ़ते हुए अमन से कहा, अमन, जो आज तुमने किया है ना, दोबारा मत करना। और हमारा रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, तो तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं बनता है। तो अमन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम पर हक नहीं बनता रावी, लेकिन मेरी बेटी पर बनता है। वो मेरा ही वो मेरा भी खून है। तो अब मुझे तुम यह बताओ कि तुमने मुझे मेरी बेटी का सच क्यों छुपाया, क्योंकि मुझे इतने सालों तक नहीं बताया कि मैं एक बच्ची का बाप भी हूँ। अमन की बात सुनकर रावी ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली और कहा, इसका मतलब साफ है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी बेटी से मिलो। अमन अपनी जगह से उठा और रावी की तरफ बढ़ते हुए बोला, इसका डिसीजन लेने वाले तुम होती कौन हो? तो रावी ने भी गुस्से से खड़े होते हुए कहा, उसकी माँ, उसे मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा है और मैंने जन्म दिया है। और जब तुमसे मेरा ब्रेकअप हुआ था तब उस वक्त मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन अगर मैं चाहती तो मैं उस वक्त अबॉर्शन भी करवा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और अपनी बच्ची को जन्म दिया। अमन ने फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों में हाथ फेरा और फिर रावी से कहा, देखो रावी, मैं तुमसे किसी भी तरह का झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरी बेटी से मिलने से मत रोको और मैं कल ही उससे मिलने आऊंगा। रावी ने गुस्से से अमन को घूरा और कहा, सोचना भी मत। उससे मिलने की कहकर वो वहां से चली गई। अमन ने उसे जाते हुए देखा और कहा, मैं कल अपनी बेटी से मिलकर रहूंगा और मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकती हो। राठौर मेंशन रेहान, जो कुछ देर पहले ही जिम करके लौटा था, वो सावर लेने के लिए वॉशरूम की तरफ जा ही रहा था, तभी उसकी नज़र बेड की तरफ गई जहां पर रूहानी एकदम गहरी नींद में सो रही थी। रूहानी की आदत आज भी आड़ा टेढ़ा होकर सोने की थी और उसका ब्लैंकेट भी हमेशा सुबह के वक्त फर्श पर ही पड़ा हुआ मिलता था। रेहान ने आगे बढ़कर रूहानी के ब्लैंकेट को उठाया और उसे अच्छे से कवर करते हुए प्यार से उसके बालों को सहलाया और कहा, पता नहीं जब मैं यहाँ नहीं था तब तुम्हारा ध्यान कौन रखता होगा। फिर उसने झुककर रूहानी के फोरहेड को किस किया और उठकर चेंज करने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। तभी टेबल पर रखा हुआ उसका फोन रिंग करने लगा। रूहानी की नींद ना खुल जाए इसलिए रेहान ने फोन लिया और बालकनी की तरफ बढ़ गया। फोन की स्क्रीन पर एक अननोन नंबर शो हो रहा था। रेहान ने फोन पर लिया और कान पर लगा लिया। हेलो, कौन बोल रहा है? तभी सामने से रावी की आवाज़ आई, हेलो आदित्य, तुमने मुझे पहचाना? मैं रावी। रेहान ने कन्फ्यूजन से कहा, आदित्य, सॉरी, रॉन्ग नंबर है। इससे पहले कि रेहान फ़ोन डिस्कनेक्ट करता, सामने से रावी ने जल्दबाजी में कहा, फ़ोन मत काटना, तुम रेहान हो ना? मैं तुम्हें जानती हूँ और तुम भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तो रेहान ने कहा, देखिए मिस रावी, मैं आपको नहीं जानता हूँ और बेहतर होगा कि आइंदा से तुम मुझे यहाँ फ़ोन मत करना। कहकर रेहान ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रावी ने फ्रस्ट्रेशन से फ़ोन को बेड पर फेंक दिया और अपने बालों को पकड़ते हुए बोली, रेहान, तुम मुझे इस तरह से कैसे भूल सकते हो, जैसे मैं तुम्हारी लाइफ में कभी थी ही नहीं। रेहान अपने कैबिन में बैठे हुए अपने किसी क्लाइंट से किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहा था। कुछ देर बाद इसका क्लाइंट उठकर वहां से चला गया। रेहान सोफे से उठकर अपनी चेयर पर आकर बैठ गया और अपना लैपटॉप ओपन कर कुछ काम करने लगा। उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ तो रेहान ने अपना काम करते हुए ही कहा, कम इन। तभी उसका असिस्टेंट अंदर आया और उसने रेहान से पूछा, आपसे मिलने के लिए कोई मिस रावी आई हुई हैं? वो पहले भी कई बार आ चुकी हैं, क्या मैं उन्हें आपसे मिलने के लिए भेज दूं? अगर आप चाहें तो। रावी का नाम सुनकर रेहान को सुबह वाली कॉल याद आ गई। उसने यह नाम पहले भी कई बार सुना था। रेहान ने अपनी रोलिंग चेयर से अपनी बैग टिकाई और फिर कुछ सोचते हुए कहा,
आखिर रावी है कौन और क्यों बार बार मुझसे मिलने की कोशिश कर रही है। आई थिंक मुझे उसे एक बार मिल लेना चाहिए। उसने फिर अपने असिस्टेंट से कहा, ठीक है उन्हें अंदर भेज दो। असिस्टेंट ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कैबिन से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद वो रावी के साथ वहां आया और रावी को अंदर जाने का कहकर वहां से चला गया। रेहान ने रावी की तरफ देखा और उसे चेयर पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, बैठिए। जहां रावी इतने दिनों बाद रेहान को अपने सामने देखकर इमोशनल हो रही थी और उसकी आंखें भी नम हो गई थी, वहीं रेहान किसी अजनबी की तरह उससे पेश आ रहा था। वह चुपचाप जाकर सामने वाली चेयर पर बैठ गई। तो रेहान ने रावी से पूछा, क्या सुबह आपने ही मुझे कॉल किया था? तो रावी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ रेहान, मैंने ही तुम्हें कॉल किया था। रेहान ने फिर दोबारा पूछा, पर क्यों? मैं तो आपको पहचानता भी नहीं हूँ और आप मुझसे मिलने की जिद क्यों कर रही थी? तो रावी ने कहा, तुम मुझे भूल चुके हो क्योंकि सर्जरी होने के बाद तुमने मेरे साथ बिताए हुए वो 4 साल भुला दिए हैं। लेकिन मैं कैसे भुलाऊं रेहान? तुम आदित्य बनकर मेरे साथ रहे, हमारी कैंडी के डैड बनकर रहे और अब तुम्हें ना मैं याद हूँ ना ही कैंडी। रेहान अब सब समझ गया था क्योंकि विक्रांत और वीर ने उसके पूरी तरह से ठीक होने के बाद उसे रावी के बारे में सब कुछ बता दिया था। उसे रावी के बारे में उतना ही पता था जितना वीर और विक्रांत ने उसे बताया था। रेहान ने उसे समझाते हुए कहा, देखिए मिस रावी, मानता हूँ कि आपने मेरी जान बचाई है और आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। आप बताइए उसके बदले मैं आपके लिए क्या करूँ? तो रावी ने रोते हुए कहा, अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरा आदित्य मुझे लौटा दो, मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ। रेहान कुछ पल तक तो हैरानी से रावी को देखता ही रह गया। फिर उसने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, मिस रावी, आप जानते नहीं आप क्या कह रही हैं। पहली बात तो ये कि मैं आपका आदित्य नहीं हूँ, मेरी असली पहचान रेहान राठौर है, ना कि आदित्य। और दूसरी, मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, तो आपको सोच समझ कर ही बात करनी चाहिए। तो रावी ने कहा, रेहान, जब मुझे तुमसे प्यार हुआ तब मैं नहीं जानती थी कि तुम शादीशुदा हो, मैं तुम्हारी असली पहचान भी नहीं जानती थी। लेकिन हम दोनों ने मिलकर अपनी छोटी सी फैमिली बनाई जिसमें तुम थे, मैं थी और हमारी कैंडी थी। हमारे साथ बिताई हुई तुम्हारी सारी यादें तो मिट चुकी है, इसलिए तुम्हारे लिए सब सहना आसान है। लेकिन मेरा क्या रेहान और कैंडी का क्या? हमें तो आज भी तुम्हारी वह यादें परेशान करती है। कहकर रावी ने अपने चेहरे को अपनी हथेलियों से ढक लिया और जोर जोर से रोने लगी। रेहान ने डेस्क पर रखा पानी के गिलास को उठाया और रावी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मिस रावी, यह लीजिए, पानी पीकर खुद को रिलैक्स कीजिए। रावी ने रेहान के हाथ से पानी लिया और 2 घूंट पीने के बाद वापस गिलास को डेस्क पर रख दिया और फिर खुद को थोड़ा शांत करते हुए बोली, मानती हूँ कि मैं तुमसे जो मांग रही हूँ वह गलत है, पर मुझ पर एक एहसान तो कर सकते हो ना? रेहान ने पूछा, क्या? तो रावी ने कहा, जब तक मैं कैंडी को असलियत नहीं बता देती हूँ तब तक प्लीज उससे मिल लिया करो। रावी की आवाज़ सुनकर रेहान कुछ देर तो उसे हैरान होकर देखने लगा। फिर उसने थोड़ा शक्ति से कहा, आप जानती भी हैं मिस रावी कि आप क्या कह रही हैं? आपकी इस डिमांड का मेरी फैमिली पर क्या असर पड़ेगा? और आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं आपके लिए अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दूंगा? रेहान की बात सुनकर रावी चुप हो गई और उसने अपना सिर झुका लिया। रेहान ने दोबारा कहा, आप मुझसे ऐसी बात की उम्मीद कर रही हैं जो मैं पूरी नहीं कर सकता। आपने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं फिलहाल आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा से मेरे सामने सोच समझकर बात कीजिएगा। रेहान रावी को पूरी तरह से भूल चुका था और उसके लिए जो दोस्ती के एहसान थे वह भी अब उसके दिल में नहीं थे, इसलिए रेहान को अब रावी के इमोशंस की कोई परवाह नहीं थी। वो बस इस बात का एहसान ज़रूर मानता था कि रावी ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन इसके बदले यह तो नहीं हो सकता ना कि वह रूहानी को छोड़कर रावी के साथ रहना शुरू कर दे। इसलिए उसे रावी की डिमांड नाजायज़ लगी, इसी वजह से उसने सख्त रवैया अपनाया। रावी समझ गई कि रेहान जब उसके पास कभी नहीं लौटेगा, इसलिए वह चुपचाप चेयर से उठी और धीरे से बोली, ठीक है अब मैं चलती हूँ और शुक्रिया मेरी उम्मीदों को तोड़ने के लिए। कहकर वो रूम से बाहर निकल गई। वही रेहान चेयर पर लीन होते हुए बोला, बेहतर होगा मिस रावी कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आ जाए जो आपसे सच्चे दिल से प्यार करे, क्योंकि आपका प्यार मैं कभी नहीं बन सकता। रावी जब घर पहुंची तो अमन को हॉल में मिष्टी के साथ बातें करते देख एकदम से गुस्से से भर गई। वह अमन के सामने जाकर खड़ी हो गई और मिष्टी को अमन से दूर करते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से बात करने की? रावी की इस हरकत से अमन को रावी पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक नज़र मिष्टी की तरफ देखा जो थोड़ा
सहम गई थी। अमन ने अपने गुस्से को दबाते हुए कैंडी से कहा, कैंडी बेटा अपने रूम में जाओ, मुझे आपकी मम्मा से कुछ बात करनी है। कैंडी ने एक बार रावी की तरफ देखा और फिर अमन की तरफ और चुपचाप अपने रूम में चली गई। अमन ने रावी की बाह पकड़कर अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम पागल हो चुकी हो रावी, सोचने समझने की शक्ति खो चुकी हो क्या? तुम्हें यह नहीं पता कि बच्चों के सामने कैसा बिहेव करना चाहिए और क्या बात बोलनी चाहिए? रावी ने झटके से अपनी बाह अमन की पकड़ से छुड़ाई और कहा, मेरे ही घर में आकर तुम मुझे ही यह सिखा रहे हो कि मुझे मेरे बच्चों के सामने कैसा बिहेव करना चाहिए? पिछले 6 सालों से मैं उसे पाल रही थी, इसलिए मुझे मत सिखाओ और चले जाओ यहाँ से। अमन ने रावी को घूरते हुए देखा और कहा, चला जाऊंगा, पहले मेरी बेटी को बताओ, उसका असली बाप मैं हूँ। रावी ने अमन से कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। अमन ने रावी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ एक रूम में ले गया। फिर उसने रावी को अंदर धकेलकर रूम का डोर बंद किया और कहा, तुम पिछले कुछ सालों में कुछ ज़्यादा ही बदतमीज नहीं हो गई, और या फिर बात कुछ और है? रावी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और कहा, कोई बात है भी तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, और बदतमीजी तुम कर रहे हो मेरे घर में आकर। अमन को रावी की बातों से इरिटेशन भी हो रही थी, लेकिन यहाँ बात अब उसकी बेटी की थी और रावी उसकी बेटी की माँ। वो रावी को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता था। उसने रावी के कंधों को पकड़ा और थोड़ा शक्ति से पूछा, मैंने तुमसे पूछा रावी, बताओ क्या बात है, और मत भूलो किसी वक्त पर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। रावी अमर की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं बताना, छोड़ो मुझे। अमन ने उसे छोड़ने के बजाय अपने सीने से लगा लिया और उस पर अपनी बाहें कस ली। कुछ देर तक रावी उसे छूटने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन कुछ देर बाद ही उसने एफर्ट लगाना बंद कर दिया और अमन की कमर पर अपनी बाहें लपेटे हुए उसके सीने से लगकर रोने लगी। रावी बहुत ही जोर जोर से रो रही थी, जैसे आंसू के जरिए वह अपने दिल के दर्द को बहा रही हो। अमन ने रावी के सिर को सहलाया पर उसे चुप नहीं कराया, उसे रोने दिया। वह जानता था जब तक रावी खुलकर रोएगी नहीं वो शांत नहीं होगी। आखिर वो रावी को कई सालों से जानता था। अमन उसे ऐसे ही लेकर रूम में रखे सोफे पर बैठ गया। रावी उसकी गोद में ही बैठी हुई थी और अभी भी अमन को कसकर पकड़े हुए रो रही थी। काफी देर बाद जाकर रावी चुप हुई। अब वो अमन के सीने से लगी हुई सिसक रही थी। अमन बड़ी ही प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। रावी ने सिसकते हुए ही अमन को रेहान के बारे में बताया और आज रेहान के रवैये के बारे में भी उसने अमन को सब कुछ बता दिया। अब अमन को समझ आया कि रावी इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट क्यों थी। रावी ने सुबकते हुए ही अमन से कहा, अमन मुझे कभी भी प्यार क्यों नहीं मिल सकता है? क्यों मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मुझसे दूर हो जाता है? अमन ने रावी के बालों को चूमा और फिर कहा, नहीं रावी, तुम्हारा प्यार तुमसे दूर नहीं होता है, बल्कि तुम्हारे अंदर बसी हुई वह उम्मीदें तुम्हारे प्यार को तुमसे दूर जाने के लिए मजबूर कर देती हैं। रावी ने सिर उठाकर अमन की तरफ देखा और कहा, क्या तुमसे मेरा रिश्ता टूटने का कारण भी मेरी उम्मीदें ही थी? अमन ने गहरी सांस लेने के बाद कहा, हाँ रावी, तुम्हारी उम्मीदें ही हमारे बीच की दूरी का कारण बन गई। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, रावी, तुम और मैं दोनों ही अलग अलग इंसान हैं, दोनों के स्वभाव अलग अलग है, हमारी पसंद अलग अलग है, लेकिन तुम मुझसे उम्मीद करती थी कि मैं तुम्हारी पसंद के सांचे में ढल जाऊं, जो नामुमकिन नहीं था। मेरी खुद की भी अपनी सोच है, समझ है, मेरी खुद की अपनी एक पर्सनालिटी है, लेकिन तुम्हें सब कुछ अपने तरीके से चाहिए था। क्या तुमने सोचा अगर यही उम्मीद मैं तुमसे रखूं तो क्या तुम मेरी पसंद के हिसाब से ढल सकती थी? क्या तुम मेरे लिए अपनी पर्सनालिटी पूरी चेंज कर सकती थी? नहीं रावी, नहीं कर सकती थी, क्योंकि तुम्हारी खुद के अपने सपने थे, तुम्हारी खुद की उम्मीदें थी, तुम्हारी खुद की एक पहचान थी। रावी ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो अमन, मैं सिर्फ अपनी पसंद तुम पर थोपने की कोशिश ही कर रही थी। मुझे सब कुछ वैसा ही चाहिए था जैसा मुझे पसंद है, पर उस वक्त मुझ में बचपना बहुत था तो मैं इस बात को समझ नहीं पाई। तो अमन ने रावी का हाथ सहलाते हुए कहा, बचपना तो तुम अभी भी कर रही हो। तो रावी ने सवालिया नजरों से अमन की तरफ देखा तो अमन ने कहा, अब तुम इतनी बड़ी सर्जन बन चुकी हो लेकिन उम्मीदें वही बच्चों वाली कर रही हो। रेहान तुम्हारा पेशेंट था और तुम भी कहीं ना कहीं जानती थी कि रेहान की याददाश्त जब भी लौटेगी वो तुम्हें पूरी तरह से भूल जाएगा। फिर भी तुमने यह उम्मीद उससे लगाई कि वो सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहेगा। क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसका भी परिवार होगा जो उसके लौटने का इंतजार कर रहा होगा? रावी ने अपना सिर झुकाते हुए धीरे से कहा, शायद तुम सही कह रहे हो अमन, मैं ही शायद कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रख रही थी। कह सकती हूँ कि मैं अपनी उम्मीदें और पसंद
नापसंद औरों पर थोपती हूँ, इसलिए तो देखो आज मैं अकेली हूँ, कोई भी नहीं है मेरे साथ। अमन ने रावी की चीन को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और कहा, मेरी आंखों में देखो, फिर कहो यह बात कि तुम अकेली हो और कोई भी नहीं है तुम्हारे साथ। रावी ने अमन की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसे वह दिन याद आने लगे जब अमन और रावी दोनों ही कॉलेज में थे। तब रावी और अमन के बीच में ढेर सारा प्यार था। दोनों एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थे और आज दोनों ही दूसरे से पूरी तरह से दूर हैं। रावी ने एक सर्द भरी आवाज में कहा, अमन क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो? रावी की बात पर अमन अमन ने गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम्हारे जाने के बाद भी मैंने किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दिया रावी, क्योंकि यह दिल फिर किसी और पर आया ही नहीं। फिर अमन ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, क्या हम दोनों फिर से एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं हमारी बच्ची के लिए? तो रावी ने कहा, तो क्या तुम इसके लिए मुझे माफ़ कर दोगे अमन? अमन ने रावी का चेहरा अपनी हथेली में भरा, फिर उसके फॉरहेड को चूमते हुए कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है रावी, और मैं यह चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो, क्योंकि मेरी रावी कभी भी अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानती थी। अमन की बात सुनकर रावी ने अमन के गले लग गई और रोते हुए बोली, थैंक्स अमन, मुझे माफ़ करने के लिए। मैं तुमसे पक्का वादा करती हूँ कि मैं अब कभी भी अपनी उम्मीदें, अपनी पसंद नापसंद तुम पर नहीं थोपूंगी। फिर वह थोड़ा दूर हुई और अपनी नज़रें झुकाए हुए बोली, मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों नई ज़िंदगी की शुरुआत करें, तो झूठ की जगह कहीं भी ना हो। अमन ने पूछा, हाँ बताओ, क्या बताना चाहती हो? इसके बाद रावी ने जो कुछ भी अमन को बताया, अमन एकदम से शॉक रह गया। एक सुनसान जगह पर रेहान की गाड़ी खड़ी हुई थी। रेहान गाड़ी से टिककर सिगरेट के कस ले रहा था। वहीं उसके बगल में ही एक आदमी खड़ा हुआ था। रेहान ने अपनी सिगरेट का एक लंबा कस लिया और फिर धुआं छोड़ते हुए पूछा, बताओ क्या पता चला है? और खबर एकदम पक्की होनी चाहिए। उस आदमी ने कुछ देर चुप रहने के बाद धीरे धीरे कर रेहान को कुछ बताना शुरू किया। रेहान जैसे जैसे उसकी बात सुन रहा था, उसकी आंखों में डार्क एक्सप्रेशन नजर आने लगी। उसका चेहरा भी गुस्से से सख्त हो गया। कुछ देर बाद वह आदमी चुप हो गया। वहीं रेहान ने सिगरेट को जमीन पर फेंका और अपनी जूते की नोक से रगड़ते हुए कहा, उसकी इतनी हिम्मत, अब इस बात की सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। कहकर रेहान ने अपनी गाड़ी का डोर ओपन किया और उसमें बैठकर निकल गया। रेहान गाड़ी ड्राइव कर ही रहा था कि उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने गाड़ी को साइड में लगाया और फ़ोन रिसीव कर अपने कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ रूहानी थी। रूहान ने पूछा, रूहानी बोलो क्या हुआ? रूहानी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, रेहान मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है, क्या तुम घर आ सकते हो? रेहान ने पूछा, क्या हुआ रूहानी, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तो रूहानी ने कहा, हाँ रेहान मेरी तबीयत ठीक है, पर मुझे थोड़ी बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज़ तुम मेरे पास आ जाओ। रेहान ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है मैं घर आ रहा, कहकर रेहान ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अपनी गाड़ी को यू टर्न लिया। कुछ ही देर बाद रेहान राठौर मेंशन पहुंच गया था। रेहान अपने रूम की तरफ जा ही रहा था, तभी विक्रांत ने उसे आवाज़ देकर रोका। रेहान एक मिनट, मेरी बात सुनो। रेहान, जिसने पहली सीढ़ी पर पैर रखा ही था, उसने पलटकर विक्रांत की तरफ देखा। विक्रांत जो कुछ ही दूरी पर अपनी पॉकेट में एक हाथ डाले रेहान को ही देख रहा था। उसने रेहान के पास आते हुए कहा, क्या तुम्हें पता चला? रेहान समझ गया था कि विक्रांत किस बारे में बात कर रहा है, तो उसने विक्रांत से कहा, हाँ मुझे पता चल गया है, फिलहाल मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करता हूँ, मुझे भी रूहानी के पास जाना है। तो विक्रांत ने पूछा, क्या हुआ रूहानी को, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? तो रेहान ने कहा, उसकी तबीयत ठीक है, बस वो कभी कभी थोड़ा घबरा जाती है। विक्रांत ने कहा, ठीक है, कुछ देर बाद हमें स्टडी रूम में आकर मिलो, मैं और वीर तुम्हें वहीं मिलेंगे। कहकर विक्रांत वहां से चला गया और रेहान सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। रेहान जब रूम में आया, उस वक्त माहिरा रूहानी के साथ ही बैठी हुई थी। रेहान को देखकर माहिरा खड़े होते हुए बोली, जीजू अब आप यहाँ रुकिए, मैं चलती हूँ। कहकर माहिरा ने रूहानी से कहा, अपना ध्यान रखना। कहकर माहिरा रूम से बाहर निकल गई। रेहान रूहानी के पास ही बैठ गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ रूहानी, तुम ठीक तो हो ना? रूहानी ने अपना सिर रेहान के कंधे पर रख लिया और उसे कसकर पकड़कर रुआसी आवाज़ में बोली, पता नहीं रेहान, मेरा दिल घबरा रहा था, बस मैं तुम्हें देखना चाहती थी। रेहान ने प्यार से रूहानी के बालों को सहलाया और उसके सिर को चूमते हुए कहा, सब ठीक है रूहानी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल जब से रूहानी को यह पता चला था कि कोई उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है, तब से रूहानी अक्सर ऐसे ही एकदम से पैनिक हो जाती थी और रेहान उसकी हालत अच्छे से समझता भी था। रूहानी
रूहानी अब रेहान से थोड़ा दूर हुई और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, रेहान तुम मुझसे वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम इस बच्चे को ज़रूर बचाओगे, प्रॉमिस करो मुझसे। रेहान ने प्यार से रूहानी के गाल पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा रूहानी, और ना ही हमारे बच्चे को कुछ होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर उसने रूहानी से पूछा, तुमने खाना खाया? तो रूहानी ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, नहीं, मैं तुम्हारे आने का वेट कर रही थी कि मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगी। इस बार रेहान ने उसे थोड़ा डांटते हुए कहा, यह क्या बात हुई रूहानी, तुम यह क्यों भूल जाती हो, तुम अकेली नहीं हो, तुम हमारे बच्चे को इतनी देर तक भूखा कैसे रख सकती हो? रूहानी ने मुंह बनाते हुए कहा, पर मुझे भूख भी नहीं लगी थी ना रेहान, इसलिए। रेहान ने अपना सिर ना में हिलाया और फिर इंटरकॉम से खाना ऊपर ही मंगवा लिया। उसने रूहानी के लिए एक हल्का फुल्का सूप भी मंगवाया था, क्योंकि रूहानी का कुछ भी खाने का मन नहीं था। रेहान ने पहले रूहानी को अपने हाथों से सूप पिलाया। थोड़ी बहुत आनाकानी करने के बाद रूहानी ने सारा सूप धीरे धीरे पी लिया। रेहान ने बाउल को साइड में रखते हुए कहा, क्या तुम्हें कुछ और खाने का मन कर रहा है? अगर हाँ तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए मंगवा देता हूँ। तभी रूहानी ने जल्दी से कहा, हाँ, मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली आइसक्रीम खानी है। रूहानी की बात सुनकर रेहान ने शरारती स्माइल के साथ कहा, वैसे मुझे भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर टेस्ट करने का बड़ा मन है। रूहानी पहले तो ना समझी से रेहान को देखने लगी, तभी उसे समझ आया कि रेहान ऐसा क्यों कह रहा है, और यह समझकर रूहानी के चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। उसने अपना चेहरा रेहान के सीने में छुपाते हुए कहा, रेहान तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो? तो रेहान ने रूहानी का चेहरा अपने सामने किया और कहा, तो फिर किससे करूं ऐसी बातें? कहते हुए रेहान की नजरें रूहानी के होठों पर जाकर ठहर गई। उसने अपने होठ रूहानी की होठों पर रख दी और बड़े ही प्यार से उन्हें चूमने लगा। कुछ देर बाद रेहान रूहानी के होठों को छोड़ा और कहा, वाकई में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर काफ़ी बेहतर है। फिर उसने इंटरकॉम पर सर्वेंट को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम उसके रूम में पहुंचाने के लिए कहा। रेहान जानता था कि रूहानी को इस फ्लेवर की आइसक्रीम बहुत पसंद है, इसलिए उसने पहले ही सभी सर्वेंट को ऑर्डर दे दिया था। फ्रिज में रूहानी की पसंद का सारा सामान मौजूद होना चाहिए, क्योंकि रूहानी को कभी कभी आधी रात को कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग होती थी। जब तक रेहान ने डिनर किया, रूहानी की आइसक्रीम भी आ चुकी थी। रूहानी अब बेड पर बैठे हुए मजे से अपनी आइसक्रीम का टेस्ट ले रही थी। तभी मिस्टी रूम का डोर खोलकर अंदर आई और वो जल्दी से बेड पर चढ़ गई। मिस्टी ने अपनी मम्मा की गोद में बैठे हुए कहा, मम्मा बेबी कब आएगा, मैं कब से उसका वेट कर रही हूँ। रूहानी ने मिस्टी को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, बेबी को आने में वक्त है मिस्टी। तो मिस्टी ने रूहानी की टम्मी पर हाथ रखा और कहा, बेबी जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। रेहान भी अब तक डिनर करके बेड पर आ गया था। उसने मिस्टी को अपनी गोद में ले लिया और उसे अपने ऊपर बैठाते हुए कहा, अभी तो बेबी बहुत वीक है ना मिस्टी, इसलिए मम्मा को ढेर सारा खाना खाने की ज़रूरत है, और तुम्हारी मम्मा है कि खाना खाती ही नहीं है। अब तुम ही समझाओ ना अपनी मम्मा को। मिस्टी, जो अब रेहान के ऊपर चढ़कर बैठी हुई थी, उसने अपनी मम्मा की तरफ देखा और कहा, मम्मा डैड क्या कह रहे हैं, अब खाना नहीं खाते हो? मुझे तो आप ज़बरदस्ती दूध पिलाते हो, मैं आपको मना करती हूँ तब भी आप मुझे डांट कर दूध पिलाते हो। अब कल से आप रोज़ खाना खाओगे, अगर आप नहीं खाओगे तो मैं आपको डांट के खिलाऊंगी। रूहानी ने हैरानी से कहा, मिस्टी डैड के आने से तुम कुछ ज़्यादा ही डेयरिंग नहीं हो गई हो? तो रेहान ने रूहानी से कहा, तो डेयरिंग तो होना ही है ना, अपने बाप पर जो गई है। मैं सही कर रहा हूँ ना मिस्टी, तुम मेरे जैसी हो ना? तो मिष्टी ने अपनी छोटी छोटी बाहें रेहान के गले में डाला और उसके सीने पर अपना सिर रखते हुए कहा, हाँ डैड, मैं तो आप पर गई हूँ, एकदम डेयरिंग। रूहानी ने स्माइल करते हुए कहा, मतलब अब बाप बेटी की अलग ही टीम बन चुकी है। फिर उसने अपनी टमी पर हाथ रखते हुए कहा, बेबी आप तो मेरे साथ ही रहना, और आप पूरी तरह से मुझ पर जाना, अपने डैड पर नहीं, ताकि हम दोनों की भी टीम बन सके। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रूहानी का मूड अब काफ़ी हद तक ठीक होने लगा था, और रेहान भी जानता था कि रूहानी का मूड कैसे ठीक करना है। कुछ देर बाद रूहानी रेहान के कंधे पर सिर रखे सो रही थी, वहीं मिस्टी भी रेहान के ऊपर ही सो गई थी। वहीं रेहान बड़े प्यार से अपनी दोनों प्रिंसेस को देख रहा था, जो पूरी तरह से उस पर अपना कब्जा जमाए हुई सो रही थी। रेहान ने पहले धीरे से रूहानी के सिर के नीचे से अपना हाथ हटाया, फिर मिस्टी को गोद में उठाकर उसके रूम में सुला कर आया। फिर वह वापस अपने रूम
रूम में आया तो रूहानी अभी भी बिना ब्लैंकेट के सिमटे हुए सो रही थी। रेहान ने रूहानी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और उसके साइड में पिलो लगा दिया ताकि रूहानी नींद में किनारे पर ना जाए, क्योंकि वह अपनी बीवी के सोने की आदत को अच्छे से जानता था कि उसे पूरे बेड पर नींद में घूमने की आदत है और उसे डर था कि रूहानी इस हालत में बेड से नीचे ना गिर जाए। इसलिए उसे भी रूहानी की केयर एक बच्चे की तरह करनी पड़ती थी। जब उसने अच्छी तरह से रूहानी को सुला दिया तो उसकी फॉरहेड पर किस करके रूम से बाहर निकल गया। रेहान जब स्टडी रूम में आया उस वक्त विक्रांत और वीर दोनों ही सोफे पर बैठे हुए उसी का वेट कर रहे थे। दोनों ही किसी बात पर डिस्कस कर रहे थे। रेहान को रूम में आते देखकर विक्रांत ने रेहान से कहा, रेहान हम तुम्हारा ही कब से इंतजार कर रहे हैं। तो रेहान ने उसके सामने ही बैठते हुए कहा, सॉरी मुझे आने में देर हो गई, पर क्या करूं, मेरी दोनों प्रिंसेस मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। रेहान की बात सुनकर विक्रांत और वीर को हंसी आ गई। फिर विक्रांत ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, क्या तुम्हें पता चल गया है कि किसने यह सब किया। तो रेहान ने थोड़ी सख्त लहजे में कहा, हाँ पता चल गया है और हमें जल्द ही इस पर अब एक्शन लेना ही चाहिए, क्योंकि उसके किए की सजा उसे ज़रूर मिलेगी। तो विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम वाकई में ऐसा कर पाओगे। तो रेहान ने विक्रांत की तरफ देखा और कहा, कर पाऊंगा से तुम्हारा क्या मतलब है विक्रांत। मैं ऐसा ज़रूर करूंगा। मेरी रूहानी को तकलीफ देने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। तो विक्रांत ने वीर की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम सही कह रहे हो, उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं कल ही उसे तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा। कुछ देर तक विक्रांत, वीर और रेहान तीनों के बीच में कुछ बातें हुई और उसके बाद वह उठकर अपने अपने रूम की तरफ चले गए। रेहान जब अपने रूम में आया तो रूहानी को बेड पर सुकून से सोते हुए देखकर उसका दिल भी सुकून से भर गया। दूसरा दिन रावी मिष्टी को स्कूल छोड़कर अपने हॉस्पिटल के लिए निकल ही रही थी कि तभी रास्ते में उसकी गाड़ी को 3-4 गाड़ियों ने आपस से घेर लिया। रावी कुछ और सोच पाती उससे पहले ही उन गाड़ियों से 8 से 10 काले कपड़े पहने हुए हट्टे कट्टे आदमी बाहर आए। रावी अपनी गाड़ी में ही बैठी हुई खुद से बोली, यह लोग कौन है और उन्होंने मेरी गाड़ी को क्यों घेरा हुआ है। तभी उनमें से एक आदमी ने रावी की साइड के विंडो को टैप करते हुए कहा, बाहर आओ। रावी ने अपनी गाड़ी का ग्लास थोड़ा सा नीचे किया और उससे पूछा, कौन हो तुम लोग और मेरी गाड़ी को क्यों घेरा हुआ है। तभी उस आदमी ने उस पर अपनी गन पॉइंट करते हुए कहा, चुपचाप बाहर आओ। रावी ने अपनी गाड़ी का डोर ओपन किया और बाहर आते हुए कहा, हो कौन तुम लोग। तभी उनमें से 2 आदमियों ने उसके हाथों को पकड़ लिया और कहा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, हमारी बॉस का ऑर्डर है। कहकर वो रावी को अपने साथ ले जाने लगे। रावी उनकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, तुम ऐसे मुझे नहीं ले जा सकते, और कौन है तुम्हारा बॉस, किसने कहा है मुझे पकड़ने के लिए। रावी के सवालों का जवाब उन आदमियों ने नहीं दिया और रावी को एक ब्लैक कलर की गाड़ी में पीछे की सीट पर धकेल दिया और कुछ ही देर में सभी गाड़ियां एक के बाद एक वहां से निकल गई। कुछ देर बाद वो आदमी रावी को एक मेंशन में लेकर आए। उन्होंने पीछे का गेट खोलकर रावी को वापस खींचकर बाहर निकाला और अपने साथ घसीटते हुए मेंशन के अंदर ले गए। अंदर ले जाकर उन्होंने रावी को फर्श पर धकेल दिया और फिर साइड में अपने हाथ बांधकर खड़े हो गए। रावी ने अपना सर उठाकर देखा तो सामने ही विक्रांत सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए बैठा हुआ उसे गुस्से से घूर रहा था। विक्रांत को देखकर रावी फर्श से खड़ी हुई और फिर अपने आसपास आदमियों को देखकर विक्रांत से गुस्से में बोली, यह क्या तरीका है मुझे यहाँ लाने का। क्या मैं जान सकती हूँ मुझे यहाँ ऐसे गुंडों की तरह किडनैप करके क्यों लाया गया है। विक्रांत सोफे से खड़ा हुआ और रावी के सामने आकर उसे घूरते हुए बोला, जो तुम्हारी हरकतें हैं ना मिस रावी, तुम यही डिजर्व करती हो। अब रावी चिल्लाते हुए बोली, किया क्या है मैंने जो मेरे साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है। विक्रांत ने रावी के बालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, रेहान की तुमने जान बचाई इसलिए तुम्हारी कई गलतियों को माफ किया, लेकिन अब तुम घटिया हरकतों पर उतर आई हो रावी, और तुमने रूहानी की जान लेने की कोशिश की और पूछ रही हो कि क्या किया है तुमने। विक्रांत की आवाज़ सुनकर रावी की आंखें फटी की फटी रह गई और उसकी आंखों में अब एक डर नजर आने लगा। वो अटकते हुए बोली, तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तब विक्रांत ने एक रूथलेस स्माइल के साथ कहा, यह ड्रामा करना बंद करो रावी, क्योंकि तुमने क्या किया है और क्या नहीं उसके सारे सबूत हमारे पास हैं। चाल बहुत शातिर तरीके से खेली तुमने, पर भूल गई कि तुम्हारे सामने है कौन। कहकर विक्रांत ने उसे फर्श पर धकेल दिया। रावी एक चीख के साथ मुंह के बल जाकर फर्श पर गिरी। तभी रावी को अपने सामने 2 चमचमाते हुए जूते नजर आए। रावी ने धीरे से अपना सिर उठाकर ऊपर की तरफ देखा और सामने ही रेहान अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डाले गुस्से से उसे घूर रहा था। रेहान को देखकर रावी जल्दी से खड़ी हुई और रेहान को पकड़ते हुए बोली, रेहान ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्या मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी ना। तो रेहान जो अपनी लाल आंखों से रावी को घूर रहा था, तभी वह एकदम से चिल्लाते हुए बोला, जस्ट शट अप रावी,
रेहान इतनी जोर से चिल्लाया था कि रावी कुछ पल के लिए तो जैसे धक से रह गई। रेहान ने रावी के गले को कसकर पकड़ा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रूहानी को तकलीफ पहुंचाने की? अब तुम उस अजन्मे बच्चे को ख़त्म करना चाहती थी, जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था। पहले तो तुम किसी और के पति पर अपना हक जताना चाहती हो। अगर वो हक तुम्हें नहीं मिला तो इसका मतलब तुम उसकी जान ही ले लोगी। कहते हुए रेहान की पकड़ रावी के गले पर और भी ज़्यादा कस गई। इस वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। वो बहुत ही घुटी हुई आवाज़ में बोली, मुझे छोड़ दो रेहान, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो रेहान। रेहान ने झटके से उसे पीछे की तरफ धकेला और कहा, माफ़ी गलती की होती है रावी, गुनाह की नहीं। गुनाह की होती है सिर्फ सज़ा, जो तुम्हें मिलकर रहेगी। रेहान के ऐसे धकेलने से रावी गिरते गिरते बची। वो अपना गला पकड़कर जोर जोर से खांस रही थी। उसे तो लग रहा था कि अगर रेहान उसे कुछ देर और उस नहीं छोड़ता तो पक्का उसकी गर्दन टूट ही जाती और वह मर ही जाती। रावी ने अपनी लाल आंखों से रेहान की तरफ देखा और कहा, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें पाने के लिए किया, क्योंकि प्यार करती हूँ तुमसे रेहान, और प्यार पर तो किसी का जोर नहीं होता ना। तो मुझे भी कोई और रास्ता नज़र नहीं आया। मैं पछता रही हूँ कि मुझे तुम्हें इंडिया वापस लेकर ही नहीं आना चाहिए था। ना मैं तुम्हें वहाँ वापस लेकर आती और ना ही तुम मुझसे दूर जाते। कहते हुए रावी घुटनों के बल फर्श पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। रेहान उसे नफरत भरी नज़रों से देख रहा था। वहीं विक्रांत ने अपने आदमी को इशारा किया तो उसके आदमी रावी को घसीट कर अपने साथ ले गए। रावी जोर जोर से चीखती रही, रेहान प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ कैंडी के लिए मुझे छोड़ दो रेहान, मेरी बच्ची की इन सब में कोई गलती नहीं है, उससे तो उसकी माँ मत छीनो। कुछ देर बाद रावी की आवाज़ आनी बंद हो गई। वीर जो काफ़ी देर से ये सब देख रहा था, उसने रेहान से कहा, अब क्या सज़ा देने वाले हो उसको रेहान? तो रेहान ने अपने हाथ टिश्यू पेपर से साफ करते हुए कहा, सज़ा क्या देनी है, मार दो उसे। वीर ने उसे समझाने वाली टोन में कहा, उसे तो तुम मार दोगे, फिर उसकी बच्ची का क्या, जो तुम्हें इतने सालों तक अपना डैड समझती रही? उससे तो उसकी माँ का छाया सिन जाएगा। वीर की बात सुनकर रेहान का चेहरा, जो अब तक गुस्से से लाल था, वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। फिर विक्रांत ने रेहान को समझाते हुए कहा, हम इसके किए की सज़ा उसकी बेटी को नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए कुछ ऐसा सोचो कि रावी हमारे परिवार से दूर भी हो जाए और उसे उसके किए की सज़ा भी मिल जाए। रेहान ने फिर विक्रांत की तरफ देखा और पूछा, कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? तो विक्रांत ने कहा, अमन। रेहान ने कन्फ्यूजन से पूछा, अमन यह कौन है? इस बार वीर ने कहा, अमन कैंडी का असली बाप है और रावी का एक्स बॉयफ्रेंड। रेहान ने दोबारा पूछा, अब कहाँ है वो? वीर ने कहा, यहीं इसी शहर में, और हमारे आदमियों ने कहा है कि वह कुछ दिन पहले रावी से मिलने भी आया था। रावी ने अब तक उसे अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं बताया था। कुछ दिनों पहले तक तो उसे पता ही नहीं था कि वो एक बच्चे का बाप भी है। रेहान ने गहरी सांस ली और फिर कहा, अब तो उस अमन से मिलना ही पड़ेगा। राठौर मैंसन। रात को जब विक्रांत अपने रूम में आया तो उसे सुहाना अपने रूम में नजर नहीं आई। विक्रांत ने अपना ब्लेजर उतारते हुए कहा, यह कहाँ चली गई? कभी एक जगह टिकती रहती ही नहीं है। फिर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो चेंज करके बाहर आया। इस वक्त उसने एक वाइट कलर की टी शर्ट और ब्लैक लोवर पहना हुआ था। सुहाना अभी तक अपने रूम में नहीं आई थी। अब वो समझ गया कि वो इस वक्त कहाँ होगी, इसलिए वह रूम से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो अपने बच्चों के रूम में आया तो सुहाना और उसके दोनों बच्चे सोफे पर बैठे हुए वीडियो गेम खेल रहे थे। सुहाना बीच में थी और दोनों ही अगल बगल बैठे थे और सामने ही स्क्रीन पर गेम चल रहा था। विक्रांत उनके पीछे ही जाकर खड़ा हो गया और बोला, इतनी रात तक तुम लोग गेम खेल रहे हो, सोना नहीं है क्या? सुहाना ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, नहीं, कल वैसे भी संडे है तो बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, इसलिए हम देर तक खेल सकते हैं। विक्रांत अपना सिर नामे हिलाया और कहा, सुहाना तुम भी बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हो, अब बंद करो यह सब, चलो अब अपने रूम में। सुहाना ने कहा, विक्रांत अभी मुझे नींद नहीं आई है और वैसे भी हमारा गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है, तो मैं अभी इसे बंद नहीं कर सकती हूँ। विक्रांत को अब सुहाना पर बहुत गुस्सा आया। उसने जाकर सीधा प्लग ही बाहर निकाल दिया, जिससे स्क्रीन ऑफ हो गई। सुहाना और दोनों बच्चे एकदम से चिल्लाए, नहीं, पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि स्क्रीन तो बंद हो चुकी थी और उनका गेम भी खराब हो गया था। अब तीनों ही अपनी कमर पर हाथ रख गुस्से से विक्रांत को घूर रहे थे। जब विक्रांत ने बारी बारी से तीनों को देखा और अपनी एक भौहें बढ़ाते हुए कहा, क्या ऐसे क्या देख रहे हो? अंश ने कहा, डैड आपने हमारा गेम सारा खराब कर दिया और पूछ रहे हैं ऐसे क्यों देख रहे हो? और वंश ने कहा, कितना मस्त इंटरेस्टिंग गेम चल रहा था डैड, हम मॉम को हराने ही वाले थे। तभी सुहाना ने पहले अंश की तरफ देखा और फिर वंश की तरफ और कहा, तुम दोनों हराने वाले थे? मैं नहीं समझी।
तो वंश ने कहा, मॉम आप हारने वाली थी और इससे पहले 3 बार हमने आपको हराया है। तो सुहाने ने थोड़ा एटीट्यूड से कहा, हाँ वो तो इस बार तो मैं जीतने ही वाली थी ना, अगर तुम्हारे डैड ऐसा नहीं करते तो मैं पक्का जीत गई होती। तभी विक्रांत ने थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, बस करो, चुप हो जाओ तीनों। फिर अंश और वंश से, चुपचाप जाकर अपने बेड पर सो जाओ। और फिर सुहाना से, और तुम चलो रूम में। सुहाना ने बारी बारी से अपने बच्चों की तरफ देखा और फिर उन्हें बेड पर जाने का इशारा किया। बच्चे भी समझ गए थे कि अब उन्होंने अपने डैड की बात नहीं मानी तो उन्हें अच्छी खासी डांट पड़ेगी, इसलिए वो दोनों जल्दी से जाकर बेड पर चढ़ गए और अपने अपने पिलो पर सिर रखकर सो गए। सुहाना ने उन दोनों को ब्लैंकेट से कवर किया और बारी बारी से दोनों के गाल पर किस किया। फिर विक्रांत से कहा, चलो सोते हैं, कहकर वो रूम से बाहर निकल गए। विक्रांत ने अपने बच्चों की तरफ देखा जो सोते हुए बड़ी क्यूट लग रहे थे। उसने भी बारी बारी से अपने बच्चों के फोरहेड को चूमा और प्यार से उनके बालों को सहलाकर रूम से बाहर आ गया। सुबह रूहानी एक अंगड़ाई लेते हुए उठ बैठी। फिर उसने अपने बगल में देखा तो रेहान अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। रूहानी ने खुद से ही कहा, कमाल है, इतनी जल्दी उठकर कहाँ चले गए। तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और रेहान शॉवर लेकर बाहर निकला। रूहानी ने हैरानी से रेहान को देखा और पूछा, तुम इतनी जल्दी जाग गए। तो रेहान, जिसने अभी तक अपने कपड़े नहीं पहने थे और कमर पर एक टॉवल लपेटा हुआ था, वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर अपने बाल ड्राई करते हुए बोला, हाँ क्योंकि आज एक बहुत ज़रूरी काम जो करना है। रूहानी जल्दी से बेड से उतरी और रेहान के सामने जाकर खड़ी हो गई और पूछा, जरूरी काम? कौन सा जरूरी काम रेहान? क्या आज कोई ज़रूरी मीटिंग है तुम्हारी जिसके लिए तुम्हें जल्दी जाना है? रेहान ने तिरछी नज़र से रूहानी की तरफ देखा, फिर ड्रॉयर को वापस ड्रेसिंग के सामने रख रूहानी को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। रूहानी ने अपने हाथ रेहान के मस्कुलर बॉडी पर रख दिए और कन्फ्यूजन से उसे देखने लगी। तो रेहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज तुम्हारे गुनहगार को सजा जो देनी है इसलिए। रूहानी ने पूछा, गुनहगार कौन? तो रेहान ने रूहानी को अपनी उठाकर टेबल पर बैठा दिया और उसके अगल बगल अपने दोनों हाथ टिकाते हुए कहा, वही जिसने तुम्हें इतने वक्त से परेशान किया हुआ था। अब रूहानी ने हैरानी से पूछा, वो मिल गया? कौन था वो और वो ऐसा क्यों कर रहा था? तो रेहान ने गहरी सांस लेकर कहा, वो वही था जिस पर तुम्हें शक था। रूहानी चौंकते हुए बोली, मतलब रावी? रावी यह सब कर रही थी, पर क्यों? रेहान ने सीधा खड़ा होते हुए रूहानी के बालों को हल्का सा कान के पीछे करते हुए कहा, अब यह सवाल तुम खुद रावी से ही पूछ लेना। चलो अब जल्दी से शावर ले लो और रेडी हो जाओ, फिर तुम्हें मेरे साथ चलना है। रूहानी ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और जैसे ही टेबल से उतरने लगी तभी रेहान ने उसे पकड़कर रोक लिया और थोड़ा डांटते हुए कहा, अरे भूल जाती हो क्या कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम ऐसे उछल कूद नहीं कर सकती हो। रेहान की बात सुनकर रूहानी ने मुस्कुराते हुए अपने सिर पर टैप किया और कहा, अरे एक्साइटमेंट में तो मैं तो भूल ही गई। तो रेहान ने उसकी नोच पिंच करते हुए कहा, अगर मेरी रूहानी और मेरे बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ हुई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रेहान की बात सुनकर रूहानी के फेस पर स्माइल आ गई। रेहान ने संभाल कर रूहानी को टेबल से नीचे उतारा। रूहानी जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। रेहान भी चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद पूरा परिवार नीचे हॉल में ही मौजूद था। रूहानी दादी और रेहान के बीच में बैठी हुई थी और सामने ही रावी किसी अपराधी की तरह अपना सिर झुकाए खड़ी हुई थी और उसके पीछे ही रेहान के आदमी खड़े हुए थे जो रावी को यहाँ लेकर आए थे। रावी का चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था और इस वक्त वो एक हारी हुई इंसान की तरह नजर आ रही थी। रावी को देखकर रूहानी की उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे अपनी जान की इतनी फिक्र नहीं थी जितनी अपने पेट में पलने वाले बच्चे की फिक्र थी। रूहानी अपनी जगह से खड़ी हुई और रावी के सामने जाकर कसकर उसे एक थप्पड़ लगा दिया जिससे रावी का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। रूहानी ने अब गुस्से से उससे कहा, तुम इतना नीचे गिर जाओगे रावी, मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे डॉक्टर को तो भगवान का दर्जा दिया गया है लेकिन तुमने अपने स्वार्थ में इस पेशी को भी कलंकित कर दिया है। क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे पेट में नन्ही सी जान पल रही है? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था रावी? तुम्हारी वजह से उसे कुछ हो जाता तो तुम कभी खुद को माफ कर पाती? रावी ने अपनी आंसू भरी नजरों से रूहानी की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दो रूहानी, मैं स्वार्थ में आकर यह सब कर गई वरना मैं ऐसी नहीं हूँ। रूहानी ने दोबारा गुस्से से कहा, तुम अपनी स्वार्थ में किसी की जान लेने वाली थी रावी और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? अगर मुझे कुछ हो भी जाता ना रावी तब भी रेहान तुमसे कभी प्यार नहीं करता, तुम कभी रेहान को
नहीं पा सकती थी क्योंकि उसने सिर्फ मुझसे प्यार किया है। और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि यह सब करके तुम रेहान को पा सकती हो? 4 साल तक रेहान तुम्हारे साथ था ना, भूल गया था ना वो हम सबको? फिर भी कभी उसके दिल में तुम अपने लिए फीलिंग्स जगा पाई नहीं ना? क्योंकि उसका दिल क्योंकि उसका दिल तो कब का रूहानी का हो चुका है, तो वो तुम्हारा कैसे हो सकता था? तभी सुहाना और माहिरा रूहानी के पास आई और माहिरा रूहानी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, छोड़ो रूहानी, अब इनका फैसला रेहान जीजू ही करेंगे कि इसके साथ करना क्या है। कहकर वो दोनों रूहानी को वापस दादी के पास ले आई और उनके पास ही बैठा दिया। रेहान ने रूहानी से का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, रिलैक्स रूहानी, इसने जो किया है इसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तभी अमन कैंडी को अपनी गोद में उठाए वहां आया। उसने एक नज़र रावी की तरफ देखा, रावी जो अपना सिर झुकाए अपराधियों की तरह खड़ी हुई थी। फिर उसने रेहान की तरफ देखा जो गुस्से से रावी को घूर रहा था। कैंडी ने अपनी माँ को देखा तो जल्दी से अमन की गोद से उतरने की जिद करने लगी। अमन ने उसे नीचे उतार दिया और कैंडी ने भागकर अपनी माँ को पकड़ लिया और जिद करते हुए बोली, मम्मा आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं आपका कितना वेट कर रही थी, आप आए ही नहीं। रावी ने घुटनों के बल बैठकर अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली, सॉरी बच्चा, ज़रूरी काम आ गया था ना, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाई। तभी कैंडी की नज़र रेहान पर गई जो एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ रावी को देख रहा था। कैंडी भागती हुई रेहान के पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, डैड आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए इतने दिन से? क्या आप मुझे भूल गए? क्या आपको मेरी याद नहीं आती है? कैंडी का मासूम सा चेहरा देखकर वहाँ हर किसी का दिल पिघल रहा था और कोई एक ही बात सोच रहा था कि इन सब में इस मासूम की क्या गलती है। रूहानी ने पहले गुस्से से रावी की तरफ देखा, फिर कैंडी को देखकर उसने प्यार से उसकी गाल पर हाथ रखा और कहा, नहीं बच्चे, आपके डैड आपको भूले नहीं हैं, वो आपके डैड को बहुत ज़रूरी काम था ना, इसलिए वो आपसे मिल नहीं पाए। रेहान ने रूहानी की तरफ देखा तो रूहानी ने अपनी पलकों को झपकाकर उसे शांत रहने के लिए कहा। तभी अमन ने आकर कैंडी को वापस अपनी गोद में ले लिया और कहा, कैंडी मुझे तुमसे कुछ बताना है बेटा। कैंडी ने पूछा, क्या बताना है अंकल? अमन ने कहा, कैंडी तुम्हारा डैड हूँ मैं, फादर तुम्हारा, जो कही में कहा। कैन तो कैंडी ने कहा, नहीं मेरी डैड तो वो मेरे डैड हैं, आप नहीं। तो रेहान अपनी जगह से उठा और अमन के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर उसने कैंडी को बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ कैंडी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही है तुम्हारा असली डैड, मैं नहीं। चाहो तो अपनी मम्मा से पूछ लो। रेहान की बात सुनकर कैंडी ने एक बार फिर अमन की गोद से उतरकर रावी की तरफ भागी और रावी से पूछा, मम्मा क्या वाकई में यह अंकल ही मेरे डैड हैं? तो रावी ने अपनी आंसू भरी नज़रों से एक बार रेहान की तरफ देखा और फिर अमन की तरफ, फिर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ कैंडी, यही तुम्हारी असली डैड है। कैंडी कभी रेहान को देख रही थी तो कभी अमन को, क्योंकि उस मासूम ने तो जब से होश संभाला था तब से रेहान को ही अपना पिता माना था, और अचानक से उसे बताया जाता है कि उसके डैड रेहान नहीं बल्कि और कोई है जिसे वो अंकल कहती थी। अमन इस बात को समझ रहा था, इसलिए उसने कैंडी पर किसी तरह का प्रेशर देना सही नहीं समझा। उसने कैंडी को अपने पास बुलाया तो कैंडी चुपचाप उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। अमन घुटनों के बल उसके पास बैठ गया और बोला, सॉरी बेबी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई ना, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अमन की बात सुनकर कैंडी की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपनी छोटी छोटी बाहें अमन के गले में डाल दी। अब अमन की भी आंखें नम हो गई थी क्योंकि आज कैंडी पहली बार उसे एक बेटी बनकर गले से लग रही थी। तभी रेहान ने कहा, रावी तुमने जो कुछ भी किया है ना, वो माफ़ी के लायक तो बिल्कुल नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी सज़ा खुद रूहानी तय करे, क्योंकि उसने तुम्हारी वजह से काफ़ी कुछ बर्दाश्त किया है। कहकर रेहान ने रूहानी की तरफ देखा तो रूहानी अपनी जगह से खड़ी हुई और रेहान के बगल में आकर खड़े होते हुए बोली, जो तुमने मेरे साथ किया है ना रावी, मेरा दिल तो चाह रहा था कि तुम्हें बदतर से बदतर सज़ा दूँ, लेकिन तुम्हें सज़ा देकर कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी बेटी को भी सज़ा ही दूंगी जिसका वो हकदार नहीं है। और मैं भी एक माँ हूँ और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम्हारी बेटी बिन माँ के रहे, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यही सज़ा देने चाहूँगी कि तुम हमेशा हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर चली जाओ और कभी लौटकर यहाँ मत आना।
रूहानी की बात सुनकर रेहान ने हैरानी से रूहानी की तरफ देखा तो रूहानी ने रेहान की नज़रों में उमड़ आए सवाल को देखते हुए कहा, हाँ रेहान, हम एक के किए की सज़ा किसी और को नहीं दे सकते और यही बेहतर है कैंडी के लिए भी और हम सब के लिए भी। तभी अमन, जिसके चेहरे पर भी परेशानी नजर आ रही थी कि रूहानी रावी को क्या सज़ा देगी, रूहानी का फैसला सुनकर उसके चेहरे पर भी एक तसल्ली भरी स्माइल आ गई। उसने रूहानी से कहा, थैंक्स रूहानी जी, आपने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है और वाकई में आप एक बेहतर इंसान हैं क्योंकि जिसने आपके साथ इतना बुरा किया है आपने उसे माफ़ कर दिया और मैं आपसे वादा करता हूँ कि रावी को लेकर मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा ताकि उसकी वजह से आपको और आपके परिवार को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। रावी ने अमन की तरफ देखा और उसने पूछा, अमन, क्या इतना सब होने के बाद भी तुम मुझे माफ़ कर दोगे? क्या इतना सब होने के बाद भी तुम मेरे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हो? अमन ने अब रावी की तरफ देखा और कहा, हाँ रावी, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हुआ था, बस तुम्हारे लिए गुस्सा था जिस वजह से मैंने कभी तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारी जगह आज तक मैं किसी और को नहीं दे पाया, इसलिए तो आज तक मैंने किसी से शादी नहीं की। अमन की बात सुनकर रावी की आंखों से लगातार आंसू आने लगे। वो अमन के सीने से लग गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो अमन, मैं तुम्हारे प्यार को पहचान ही ना सकी, मेरी वजह से काफ़ी कुछ बिगड़ चुका था, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं सच्ची हमसफ़र बनकर ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगी। हम अपना खुद का एक परिवार बसाएंगे अमन, हमारी खुद की एक हैप्पी फैमिली जहाँ तुम होगे मैं और हमारी। अमन ने अब रेहान, विक्रांत और वीर की तरफ देखा और कहा, अब हमें यहाँ से जाने दीजिए। विक्रांत ने गहरी सांस ली, जो काफ़ी देर से यह सब देख सुन रहा था। उसने अमन से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, लेकिन याद रहे अगले कुछ दिनों में तुम्हें यह शहर छोड़ना होगा और कभी भी रावी यहाँ वापस लौट कर नहीं आनी चाहिए। अमन ने अपना सिर हाँ में हिलाया और रावी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया। सबके जाने के बाद सुहाना ने खुश होते हुए कहा, भगवान जी का शुक्र है कि सब ठीक हो गया। फिर रूहानी से, रूहानी, अब सब कुछ ठीक हो गया है ना? अब तुम्हें अपना और बच्चे का पूरा ख्याल रखना है और यह टेंशन वेंशन करना छोड़ो वरना बेबी भी रोंदू पैदा होगा। तभी विक्रांत ने सुहाना का मजाक उड़ाते हुए कहा, और यह उल्टी सीधी फालतू की हिंदी फिल्में भी मत देखना वरना बच्चे भी इसके जैसे नमूने ही पैदा होंगे। विक्रांत की बात सुनकर सुहाना ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मेरे चंगू मंगू नमूने हैं? तो विक्रांत ने डेविल स्माइल के साथ कहा, नहीं सुहाना, मैंने हमारे अंश और वंश को नमूना नहीं कहा, मैंने तुम्हें नमूना कहा क्योंकि तुम्हारी मॉम ने शायद हिंदी फिल्में कुछ ज़्यादा ही देखी थी, तभी तुम जैसा अलग आइटम इस धरती पर आया। विक्रांत की बात सुनकर सभी दबी हंसी हंसने लगे। वहीं सुहाना विक्रांत को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी, पर विक्रांत को सुहाना के ऐसे रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जैसे एक शरारती स्माइल के साथ ही देखता रहा, जिसे देखकर सुहाना को और भी ज्यादा चिढ़ हो रही थी। विक्रांत की बात सुनकर सुहाना चिढ़ते हुए बोली, दादी देखा ना, ये फिर मुझे चढ़ा रहे हैं। अब जब इनसे झगड़ा करूंगी ना, फिर मत कहना कि मैं हमेशा इनसे झगड़ती रहती हूँ। दादी ने हंसते हुए कहा, विक्रांत से कहा, विक्रांत क्यों मेरी बहू को परेशान करता रहता है, कितनी तो प्यारी है मेरी सुहाना। फिर दादी ने रूहानी से कहा, रूहानी, सुहाना ने सही कहा है, अब तुम किसी तरह की टेंशन नहीं लोगी, अब सिर्फ खुद का और अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी। रूहानी ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो रेहान ने भी रूहानी को एक साइड हक देते हुए कहा, उसकी चिंता मत करो दादी, मैं हूं ना, अगर इसने जरा सी भी लापरवाही की ना तो मैं इसकी क्लास लगा दूंगा। अब वहाँ का माहौल काफ़ी हंसी खुशी वाला हो गया था, सभी के चेहरे पर एक अलग ही रौनक नजर आ रही थी। कुछ महीने बाद रूहानी लेबर रूम में दर्द से तड़प रही थी, वहीं रेहान बेचैनी से बाहर कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा था। दादी भी काफ़ी परेशान सी बेंच पर बैठी हुई थी। पूरी फैमिली इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थी। माहिरा नहीं आई थी क्योंकि माहिरा घर पर बच्चों को संभाल रही थी। दादी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, मेरी बच्ची का साथ दो, उसकी तकलीफ कम करो, सब कुछ अच्छे से हो जाए तो मैं नंगे पैर तुम्हारे मंदिर दर्शन को आऊंगी। विक्रांत और वीर, जो काफ़ी देर से रेहान को इतना बेचैन देख रहे थे, वो दोनों ही रेहान के पास आए। विक्रांत ने रेहान से कहा, डोंट वरी रेहान, सब कुछ ठीक होगा। तो रेहान ने कहा, इतनी देर हो गई है, अब तक बेबी हुआ क्यों नहीं? तो वीर ने हंसते हुए कहा, यह बेबी है, आने में वक्त लेता है, कोई मॉल से सामान नहीं लेने आए हो कि तुरंत डिलीवरी हो जाएगी। तभी लेबर रूम का डोर ओपन हुआ और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर ने स्माइल करते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर राठौर, आपको बेटा हुआ है। यह खबर सुनकर सभी के चेहरे खुशी से
खिल उठे। रेहान ने जल्दी से कहा, क्या मैं अपनी बीवी से मिल सकता हूँ? रेहान की आवाज़ से रूहानी के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। तो डॉक्टर ने कहा, अभी थोड़ी देर में आप उनसे मिल लीजिएगा, उन्हें अभी दूसरे रूम में शिफ्ट किया जा रहा है। एक नर्स अपने हाथ में एक छोटी सी बेबी को लेकर बाहर आई। बेबी टॉवल में लिपटा हुआ छोटे से खरगोश की तरह बहुत ही क्यूट लग रहा था। नर्स ने उस बच्चे को रेहान की गोद में देते हुए कहा, आपका बेबी बहुत क्यूट है, एकदम लिटिल रैबिट की तरह। रेहान ने जब पहली बार अपने बेटे के चेहरे को देखा तो कुछ पल के लिए उसकी आंखें भी नम हो गई। भले मिष्टी के आने से वो पहले बाप बन चुका था, लेकिन मिष्टी के जन्म के वक्त वो यहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए अपने बच्चों को अपनी गोद में लेने का फर्स्ट एक्सपीरियंस वो आज महसूस कर पा रहा था। उसने प्यार से अपने बेटे को फॉरहेड को चूम लिया और स्माइल करते हुए कहा, माई सन। दादी रेहान के पास आई और खुश होते हुए बोली, अरे मुझे तो दिखाओ मेरे पर पोते को, लाओ इसे मेरी गोद में दो। रेहान ने धीरे से अपने बेटे को दादी की गोद में दे दिया तो दादी ने पहले अपने हाथ से उसकी बलाइयाँ ली। कितना प्यारा है ये, बिल्कुल छोटा सा कृष्णा कन्हैया जैसा। सुहाना भी जल्दी से उनके पास आई और बोली, दादी मुझे भी दिखाओ ना, कैसा है बेबी, मासी को भी तो देखने दो। एक एक कर सभी ने उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लिया। तभी नर्स बाहर आई और उसने कहा, देखिए पेशेंट को हमने दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है, आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। रेहान ने अपना सिर हाँ में हिलाया और रूम की तरफ बढ़ गया। बाकी सभी लोग भी रूम की तरफ चले गए। रूहानी बेड पर ही लेटी हुई सभी का जैसे वेट कर रही थी। इस वक्त उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील हो रहे थे। रेहान उसके बगल में खड़ा हो गया। रूहानी का पीला चेहरा देखकर रेहान समझ गया कि रूहानी कितना ज़्यादा दर्द से परेशान हुई होगी। उसने प्यार से रूहानी के बालों में अपना हाथ फेरा और कहा, जान तुम ठीक तो हो ना? रूहानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। रेहान को अपनी नज़रों के सामने देखकर रूहानी के फेस पर स्माइल आ गई। उसने रेहान से पूछा, रेहान हमारा बेटा कैसा है? तो रेहान ने पहले रूहानी की फोरहेड को चूमा और मुस्कुराते हुए कहा, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है, और पता है वो बिल्कुल मुझ पर गया है। रूहानी ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हारा बेटा है तो तुम पर ही जाएगा ना, पर हरकतें मुझ पर जानी चाहिए उसकी। हाँ, रूहानी ने मुंह बनाते हुए कहा। तो रेहान ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, हरकतों से तुम्हारा क्या मतलब है रूहानी? और वैसे भी उसकी हरकतें भी मेरी जैसी ही होगी, देख लेना। रूहानी कुछ कहने वाली थी कि तभी सुहाना भी बच्चे को गोद में लिए अंदर आ गई और कहा, यह लो रूहानी, देखो अपनी क्यूट से बेबी को। रेहान ने संभाल कर रूहानी को बैठाने में मदद की। सुहाना ने रूहानी की गोद में बच्चे को दिया तो अपने बेटे को देखकर रूहानी की आंखों में भी नमी आ गई। उसने प्यार से अपने बेटे को किस किया और उसकी छोटी छोटी उंगलियों को पकड़ते हुए कहा, रेहान ये कितना क्यूट है। तभी सुहाना ने कहा, अब छोटू बेबी के साथ हम सबकी कुछ सेल्फी तो बनती है ना? तो रेहान ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं भी इस ब्यूटीफुल मोमेंट्स को हमेशा के लिए कैद करना चाहता हूँ। तभी माहिरा सभी बच्चों के साथ अंदर आते हुए बोली, हम सबके बिना सेल्फी अधूरी होगी ना, इसलिए हम सब भी आ गए अपनी क्यूट से बेबी के साथ सेल्फी लेने के लिए। मिष्टी, अंश और वंश जल्दी से भागते हुए उस बेबी के पास आए। मिष्टी तो बच्चे को अपनी गोद में लेने की जिद करने लगी। डैड मुझे बेबी को गोदी में लेना है, मुझे इसे खिलाना है। रेहान ने मिष्टी को अपनी गोदी में उठा लिया और कहा, मिष्टी अभी बेबी छोटा है ना, तुम इसे गोदी में नहीं ले सकती हो बच्चे। पर मिष्टी जिद करने लगी, पर डैड मैं इसकी बड़ी बहन हूँ ना, तो मैं इसे गोदी में ले सकती हूँ। बड़ी दादी, डैड और मम्मा से कहो ना मुझे बेबी को गोद में लेने दे। दादी ने हंसते हुए कहा, ठीक है मिष्टी, पर थोड़ी देर के लिए। फिर दादी ने रेहान को रूहानी के बगल में ही बैठाने के लिए कहा तो रेहान ने मिष्टी को रूहानी के बगल में ही बैठा दिया। रूहानी ने संभाल कर मिष्टी की गोद में बच्चे को लिटाया और अपने क्यूट से छोटे से भाई को देखकर मिष्टी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। वो एक्साइटमेंट में कभी उसकी नोच को टच करती तो कभी उसकी सॉफ्ट गालों को। मिष्टी की इतनी क्यूट सी हरकतें देखकर सभी के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई। वहीं वंश और अंश ने कहा, अरे हम भी तो इस बेबी के बिग ब्रो है ना, हमें भी तो बेबी को थोड़ा प्यार करने दो। मिष्टी ने कहा, नहीं यह मेरा बेबी है, तुम दोनों मुझे अपने साथ नहीं खिलाते ना, इसलिए भगवान जी ने मुझे बेबी दिया है। तो अंश ने गुस्से से कहा, मिष्टी मैं तुम्हारा बिग बी हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तभी सुहाना ने अंश को आंखें दिखाते हुए कहा, ओ बिग ब्रो
मेरी मिष्टी को ऐसे डराओगे नहीं, समझे ना। फिर मिष्टी को समझाते हुए कहा, मिष्टी बेटा थोड़ी देर के लिए उनके साथ खेलने दो, आखिर बेबी को भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनके पास एक सिस्टर के अलावा दो बिग ब्रो भी हैं जो हमेशा ही उसे प्रोटेक्ट करेंगे। मिष्टी ने सुहाना की बात मानी और अपनी छोटी सी बेबी को उन दोनों को छूने दिया। अब दोनों ही उसे बार बार टच करके बड़ा खुश हो रहे थे। वंश ने खुश होते हुए कहा, मम्मा क्या हम भी ऐसे ही छोटू से थे? तो विक्रांत ने हंसते हुए कहा, हाँ बेबी तुम दोनों भी ऐसे ही थे, एकदम क्यूट से। तभी सुहाना ने कहा, चलो सभी लोग यहाँ आ चुके हैं तो हो जाए एक अच्छी सी हैप्पी फैमिली वाली सेल्फी। माहिरा ने कहा, हाँ। फिर उसे एक बंदा यहाँ मिसिंग लगा तो उसने आसपास उसे ढूंढते हुए कहा, ये वीर कहाँ रह गया? मेरे साथ तो आया था। रेहान ने आई रोल करते हुए कहा, ये कहीं भी सही वक्त पर नहीं पहुँचता। तभी वीर ने अंदर आते हुए कहा, क्या किसी ने मुझे याद किया? विक्रांत ने उसे देखते हुए कहा, कहाँ थे तुम? दादी जी ने भी विक्रांत का सवाल दोहराते हुए पूछा। कहाँ चले गए थे तुम? वीर ने कहा, मैं डॉक्टर से रूहानी के डिस्चार्ज की बात करने गया था। अच्छा वो सब छोड़ो और ये बताओ, राठौर खानदान के चश्म चिराग का नाम क्या सोचा है? दादी ने कहा, अरे हाँ रूहानी और रेहान, तुमने कोई नाम सोचा है अपने बेटे का? वीर ने कहा, हाँ अगर अगर नहीं सोचा तो कोई सॉलिड सा नाम सोचना, क्योंकि मुझे पता है कि रेहान का बेटा बिल्कुल रेहान की तरह ही होगा। पर मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि मैं अपने बाप की तरह खड़ूस और डोमिनेटिंग ना बढ़े, ये क्योंकि इसका बाप ही काफी है मेरा खून पीने के लिए। कहते हुए वीर ने जैसे ही रेहान की तरफ देखा जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, तो वीर ने जल्दी से बात बदलते हुए अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहा, अरे हम तो सेल्फी लेने वाले थे ना, चलो सुहाना पूरी फैमिली के साथ सेल्फी लो। वहीं पूरी फैमिली वीर की बातें सुनकर मुंह दबाए हंस रही थी। रूहानी ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, वैसे मैंने इसका एक नाम सोचा है। तो दादी ने कहा, हाँ बेटा बताओ ना क्या नाम सोचा है? रूहानी ने स्माइल करते हुए कहा, आदित्य। नाम सुनकर सभी की फेस मुस्कुरा उठे। रेहान ने अपने बेटे को गोद में लिया और कहा, आदित्य राठौर। सुहाना ने अपना फ़ोन निकाला और काफ़ी सारी सेल्फी अपनी बेबी के साथ ली, और उसमें कई सारी सेल्फीज तो पूरी फैमिली के साथ थी। आज जाकर रेहान की हैप्पी फैमिली कंप्लीट हुई। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी इस प्यारी सी कहानी का अंत होता है। कैसी लगी हमारी ये आज की कहानी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो अब हम मिलेंगे एक और ऐसी ही प्यारी सी न्यू कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।